तुलनात्मक अध्ययन। त्रिसूत्र क्या होता है? तो हेतु लिंग औषध ज्ञान आप जानते हो, मैं बहुत तेजी के साथ पढ़ाऊंगा, अभी मान के चलूंगा कि आपको याद है ना, क्योंकि वही सारा पोर्शन है। 1 से 15 आपको कहा भी था सवाल करने के लिए, तो याद होगा आपको। तो त्रिसूत्र है हेतु लिंग औषध ज्ञान, इन तीनों में लिंग श्रेष्ठ होता है, इसी को त्रिस्कंद भी कहते हैं। और स्कंद त्रय के अंदर हेतु दोष और द्रव्य आ जाते हैं। स्कंद त्रय त्रिदंड सत्व आत्मा शरीर। ठीक, हमने सांस को सांस दंड देती है ऐसे याद किया था, तो SAS सत्व आत्मा और शरीर। त्रिस्थूण वात पित्त कफ, इन दोषों को त्रिस्थूण संज्ञा दी, सुश्रुत काश्यप दोनों के अनुसार देखा हमने। त्रिस्तंभ वात पित्त कफ है, और त्रयोपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है। यहाँ ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य वाग्भटना का है, वो भी याद रखोगे। आपको कुछ लगे नोट डाउन करना तो कर लेना, है ना, मैं तेजी से बोलता जाऊंगा। नेक्स्ट है त्रिस्कंद, तो हेतु लिंग औषध ज्ञान बात हो गई हमारी, स्कंद हेतु दोष द्रव्य। नेक्स्ट है धूमपान के भेद। तो चरक के 3, सुश्रुत देख रहे हो 5 लिखे हैं, लेकिन 5 नहीं है, आपको सही आंसर पता है, 5 प्लस व्रणधूपन। ठीक है, तो 5 प्लस व्रणधूपन कर लेना इसके आगे, प्लस लिख के व्रणधूपन। सुश्रुत के और शारंगधर के 6। कितनी कितनी लंबाई? तो अपना वो ट्रिक याद रखेंगे, हमने याद किया था BSP। तो 24 32 36 शरक का BSP। तो देख लोगे यहाँ पे वैचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक 24 32 36। डिफरेंस कहाँ आ रहा था? प्रायोगिक के अंदर। सुश्रुत में देखोगे 24 32 और 48। ठीक है, प्लस का असगन वाम में लिखे हैं 16 16 अंगुल के, और व्रणधूपन जो इनका नहीं लिखा, बोलो कितने का है? 8 अंगुल। 8 अंगुल। ठीक है, 8 अंगुल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ शारंगधर का लिखा हुआ है, शारंगधर उनके अनुसार देख लोगे 6 कौन से हैं। तो शमन मृदु तीक्ष्ण, ये भी जानते हो ना कि स्नेहिक वाले को मृदु बोलते हैं, वृश्निक को तीक्ष्ण बोलते हैं, और प्रायोगिक को शमन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही लंबाई लिखी है इनकी, देख लोगे आप। शारंगधर या फिर अवाग भट्ट वो इतनी जरूरी नहीं होते, मेनली चरक सुश्रुति जरूरी होता है। आपका मन है बाकी देख तो लोगे। तो चमन वाला 40 अंगुल, मृदु 32, तीक्ष्ण वाला 24 अंगुल, कासघ्न 16, वामक 10, और व्रण धूप इन्होंने 10 अलग से बताया था, ये भी देख लोगे। सुश्रुत ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है, और वाग्भट ने व्रणधूपन की 10 अंगुल लंबाई मानी है। नेक्स्ट है प्रायोगिक धूमपान के काल। तो जो सवाल पूछता है वो चरक का पूछता है, चरक के कितने काल प्रायोगिक धूमपान के? तो 8 काल सामने लिखे हुए हैं, याद करनी नहीं है। वाग्भट के देख लोगे 5 8 11, हम लोगों ने ऐसा याद किया था, ध्यान आ रहा होगा। वाग्भट 5 8 11, BP सिंह करके BPS, यानी विरेचनिक 5, पी से प्रायोगिक 8, और सिंह यानी कि स्नेहिक 11, है ना। तो यहाँ दूसरे नाम लिखे हैं उनके, प्रायोगिक मृदु तीक्ष्ण करके। सुश्रुत के कैरेट। सर, हाँ, वाग्भट का व्रण दूषण जो है वो 8 अंगुल है ना? वाग्भट का शारंगधर का 10 है। हाँ ठीक है बेटा, सारंगधर का तो लिखा है। सर, ये वाग्भट का लिखा है ना, अच्छा ये सॉरी, नीचे वो जो लास्ट में जो लिखा सुश्रुत है। पंथी के लिखा है। वाग्भट ने मृदुपन की लंबाई 8 अंगुल मानी है। हाँ बेटा 8 अंगुल है, सही कह रहा हूँ। 8 अंगुल ही होना चाहिए, 10 नहीं, 8 ही है। सही कह रहे हैं, करेक्ट कर लोगे बेटा इसको, 10 नहीं 8 कर लोगे, करेक्ट है। 8 ही है वाग्भट के। ठीक है, आपके नोट्स में करेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ काफी गलतियां होंगी, तो बेटा मुस्कान जैसे अभी बताया, और भी कहीं गलती पढ़ जाऊं अगर चलती में तो करेक्ट करा देना उसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बाद में ही पढ़ते हैं, जब पढ़ लेते हैं अपना इनिशियल की गलतियां निकाल सकें आप। तो नेक्स्ट देखोगे आप, सुश्रुत के टोटल 12 काल हैं। तो 3 4 और 5, इस तरह से इनके। तो देख लोगे प्रायोगिक वाले 4 हैं, स्नेहिक वाले 5, वृश्निक 3, अपनी ट्रिक वही लगानी है। BP सिंह तो वृश्निक 3, पी से प्रायोगिक 4, और सिंह स्नेहिक 5। यह आपने देखा था कि स्नान के बाद कहाँ कहाँ है, प्रायोगिक और वृश्निक दोनों में, है ना। प्रायोगिक और विनय। तो वो याद रखेंगे, तो स्नान ये लिखा हुआ है, प्रायोगिक में भी है वृश्निक में भी है। नेक्स्ट चलिए, निद्रा के भेद। तो चरक की निद्रा 6, सुश्रुत की 3, और वाग्भट की 7। मेन डिफरेंस जानते हो? तो चरक मना शरीर श्रम संभव अलग अलग कर दिया वाग्भट ने, मन के श्रम से शरीर के श्रम से। तो वाग्भट की 7 है, चरक की 6 है। प्लस और अगर बात करें, तो रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा जो होती है, इसको ही भूत धात्री निद्रा भी कहते हैं, इसी की वजह से हमारा अस्तित्व होता है। भूत धात्री निद्रा इसी को कहा जाता है, सुश्रुत। तो यहाँ करेक्शन है, आपके नोट्स में कुछ और हो तो ठीक कर लेना, आपकी बुक में लिखा हो जो भी।
तो सुश्रुत ने निद्रा को विष्णु की माया स्वरूप कहा है। ठीक है, वैकारिकी, तामसी और स्वाभाविकी, तीन प्रकार की। वैकारिकी, तामसी और स्वाभाविकी। विष्णु की माया स्वरूप कहा है निद्रा को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दही। तो सुश्रुत ने 7 भेद बताए, भाव प्रकाश कह रहे हैं 5 भेद हैं। चरक के भी लिख लोगे, रिसेंटली पूछे थे, चरक के 3 भेद हैं। दही के चरक 3 भेद, कुछ ऐसा है, अम्ल, अत्य अम्ल, मधुर, कुछ ऐसे 3 भेद हैं। तो सुश्रुत के 7, भाव प्रकाश के 5 और चरक के 3 हैं। नंबर लिख लेना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा अधारणीय वेग। तो अधारणीय वेग चरक के 13 और वाग्भट के जो मैंने आपको बताया वो रियली बताया 13 + कास है ना, कुछ लोग 14 करके भी लिखते हैं, तो देख लेना, मतलब सवाल इसमें पूछता नहीं है, लेकिन रियल में इस तरह ही है, 13 + कास। ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है कि चरक के उद्गार के स्थान पे कास माना, ऐसा नहीं, वहां इसका भी उल्लेख है, उसका भी उल्लेख है। तो वाग्भट 13 + कास। नेक्स्ट देखोगे, स्नेह की प्रविचारणाएं। तो चरक 24 और 64 दोनों बताई हैं। उन 64 में अगर बात करें तो 63 + अच स्नेहपान, ऐसा हम याद रखते हैं, अच स्नेहपान, स्नेह की मतलब मुख्य कल्पना कह सकते हो, मुख्य प्रधान कल्पना है अच स्नेहपान। बाकी वो सारा अपना रिवाइज कर लेना, ये कि संशोधन के लिए जो है मध्यम मात्रा यूज करते हैं, और शमन के लिए प्रधान मात्रा यूज करते हैं, चरक। वाग्भट ने इसको ठीक कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, कहने का मतलब ये है। और मंद विभ्रंश, मध्यम मात्रा को कहा गया, किस मात्रा का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, तो जो मृदु वाली मात्रा होती है सबसे, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अज्ञात कोष के व्यक्ति को स्नेह की कितनी मात्रा देनी चाहिए, बोलो। विष वाली। अश्विन मात्रा। विष विश्व से, मात्रा। है ना। विश्व मात्रा। तो सबसे कम मात्रा से भी कम अज्ञात कोष में, खैर। तो वापस आ जाओगे तो वाग्भट की कह रहे हैं 64 है स्नेह पर विचरण है, और काश्यप की कह रहे हैं 20 है, 20, देख लेंगे। नेक्स्ट है स्वेदन के भेद। तो स्वेदन, साग्नि स्वेद, चरक के 13 आपने देखे हैं, और चरक के निराग्नि 10 देखे हैं, मेन तो यही है, साग्नि 13 और निराग्नि 10। और यही आपको बताया था कि स्वेदन के त्रिविध द्वंद, ऐसे देखा था ना। हाँ, त्रिविध। चरक ने में बताया माने है। सुश्रुत ने माने। चरक के। चरक ठीक, के। ठीक है बेटा, चरक हाँ, ने माना। अच्छी बात है। तो वो 6 भी देखें, कहने का मतलब त्रिविध द्वंद। बाकी साग्नि चरक के 13 है और निराग्नि 10 है, मेन तो यही है। बाकी आप देख लो, सुश्रुत के 4 हैं, वाग्भट के कह रहे हैं 4 है साग्नि। ठीक है, वही ताऊ दाऊ करके ट्रिक बताई होगी। काश्यप के लिखे नहीं है, काश्यप के 8 होते हैं, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, काश्यप के 8। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो, यहाँ लिखा है मेरे पास, जरूरी भी है, कि काश्यप ने 4 मास तक हस्तस्वेद की बात की है, 4 मास तक हस्तस्वेद, और 6 वर्ष के बाद पटस्वेद। आगे लिख लेना, संशोधन काल में शूल होने पर, कि अगर बच्चे को संशोधन काल में उधर में शूल हो तो पटस्वेद का इस्तेमाल करते हैं 6 वर्ष के बाद। और 4 मास तक हस्तस्वेद लिख लेना, जरूरी बात है, 4 मास तक हस्तस्वेद, और 6 वर्ष के बाद कोष शूल होने पर पटस्वेद। और देखेंगे निराग्नि स्वेद, चरक के 10 है, सुश्रुत के 8, करेक्शन किया हुआ है तो 8 नंबर सही है, 7 लिखा था। नेक्स्ट आते हैं शिरोरोग। तो चरक के 5, वीपी केएस और क्रिमिज। शिरोरोग सुश्रुत के 11 है बेटा, एटलीस्ट नंबर याद रखना। चरक के 5, सुश्रुत के 11। चरक के 5 में वीपी केएस और क्रमिज, सुश्रुत के 11 में देख लोगे एक बार, वीपी के, सन्निपातिक, क्षयज, क्रमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक, शंखक, और एक लिखने से रह गया वो यहाँ रक्त शिरोरोग, तो वो है, टोटल 11 होता है। एक दो जरूरी बात अगर बताना चाहो तो बेटा, वात पित्त कफ वालों को छोड़ के बाकी जो भेद है ना, एक रक्तज को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं उन सबको कहा गया है कि त्रिदोष की वजह से होता है। सुश्रुत में कोई भी ऐसा रोग नहीं है, शिरोरोग, सिंगल दोष वालों के अलावा, जिसमें 2 दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, ऐसा, या सिंगल दोष से होता हो, त्रिदोष से होते हैं सारे के सारे। दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रोग बढ़कर श्रोत्र आदि इंद्रिय वध कर देता है, मतलब इंद्रियों को नष्ट कर देता है, तो उसका आंसर है अर्धावेदक। अर्धावभेदक। ठीक है बेटा, अर्धावभेदक। प्लस शंखक के बारे में शायद आपसे बात हुई होगी, उद्गत मृत्युकल्प और भीषक सहस्रारपी दुर्निवार्य, कि साक्षात मृत्यु है शंखक। उद्गत मृत्युकल्प लिख सकते हो शब्द, उद्गत मृत्युकल्प और भीषक सहस्रारपी दुर्निवार्य,
कि सहस्र हजारों चिकित्सक लग जाए तब भी ठीक करना मुश्किल है इसको, तो वो शंखक है। और ये तो जानते ही हो कि शंखक 3 रात्रि का रिष्ट है, और रोहिणी भी 3 रात्रि का रिष्ट है। रोहिणी के श्लोक में परम शब्द मिलता है, रोहिणी का जो श्लोक है वहां परम शब्द मिलता है। बाकी आचार्यों के अनुसार तो वाग्भट के कह रहे हैं 10 है शिरो रोग, माधव के 11 है। नेक्स्ट है हृदय रोग। चरक के 5, वीपी के एस और कृमिज। सुश्रुत के 4 हैं, सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना। स्पेशली आपसे कहा था याद रखना, जब पांडु पढ़ते हैं और हृदय रोग पढ़ते हैं, पांडु में सुश्रुत ने जो नहीं माना है वो मृद भक्षण जन्य, मिट्टी खाने से होने वाला पांडु, वो नहीं माना है। ठीक है। और यहाँ हृदय रोग की बात करें तो संधिपातिक हृदय रोग को नहीं माना। प्लस कुछ और जरूरी बातें थी हमारी, कि किस हृदय रोग के अंदर हृदय में ग्रंथि बन जाती है, बोलो। कृमि। रमेश हृदय रोग। कृमि हृदय रोग। ठीक है, तो कृमिज हृदय रोग में हृदय में ग्रंथि मिलती है। और ये श्लोक किस हृदय रोग का है? आयम यते मारुज्य हृदयम तुद्यते तथा निर्मथ्यते दीर्घते काटे, वातज। वातिक हृदय रोग है ना, वातज वाले। सुश्रुत का श्लोक है ये। वातज हृदय रोग। वातिक हृदय रोग, तो वो भी आ चुका एग्जाम में। और नेक्स्ट जानते हो कि हृदय रोगों में रस की दृष्टि होती है और शिरो रोगों में रक्त की दृष्टि होती है, तो ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रमेय पड़ गए। तो चरक की 7 है, 3 कह रहे हैं कफ की वजह से है, 4 पित्त की वजह से है। अब ये बता दो मुझे, कौन सी ठीक होने वाली है आसानी से, कफ वाली या पित्त वाली? पित्त वाले। पित्त पित्त वाली। वाली। ठीक है। लेकिन जब प्रमेय की बात करते हैं तो वहाँ कफ वाले जो प्रमेय होते हैं वो आसानी से ठीक होने वाले होते हैं। तो खैर, 3 कफ वाले हैं, शक्कर इसका रिकॉर्ड बताया होगा, शराबिका, कच्छपिका और जालिनी, ये 3 हैं शुरू वाली, तो स्पेशली याद रखोगे। ठीक है। अच्छा बता दो, कौन सी प्रमेय पिटका है जिसके लिए कहा गया कि वो पृष्ठ पे या उदर पे होती है? विंता। विंता। विंता है। विंता। नील वर्ण की कौन सी पिटका है? विंता। 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 नेक्स्ट बता दोगे, महाशया और छिद्र युक्त, ये कौन सी है? जालिनी। जालिनी। जालिनी वाली। जालिनी। ठीक है। ठीक है ना, तो याद रखना इन सबको, यही जरूरी है प्रमेय पिटकाओं में। तो चरक की 7 है और सशुत की 10 है। हमने देखा था विदार की पुत्री मसूरी में, है ना, विदारिका मसूरी का पुत्र नहीं, ये एक्स्ट्रा है। वाग्भट की 10 है। काश्यप की 8 है। अरुणशी का एक्स्ट्रा है, जरूरी है। भोज की 9 है, कुलत्थी का मानी है ना। और विंता नहीं मानते, ये देखा था ना कि विंता नहीं है इनकी, और कुलत्थी का है, ये एक अतिरिक्त है, कुलत्थी का, याद रखेंगे। मसूरी का नहीं है, और है ना, ऐसे देखा था ना, मसूरी का की जगह कुलत्थी का थी, विंता यस नहीं। और यस। विंता नहीं थी। मसूरिका के स्थान पर कुलत्तिका और ठीक विंता है, निमन। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखोगे शोथ के उपद्रव। तो चरक के 7 है, सुश्रुत के 9 है। बेटा किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है बहुत तेज चल रहा है, तो यकीन मानो बहुत इजी पढ़ रहा है, बहुत स्लो पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया पीछे जो पढ़ाया गया। ठीक है, किसी को भी अगर लग रहा हो ज्यादा तेजी से चल रही है चीजें। तो नेक्स्ट है शोध के उपद्रव। चरक के 7, सुश्रुत के 9, देखा था हमने कि सप्त को अयम शोध के श्लोक में था। सप्त द्रव्याणाम, बोलते चले जाओ, सप्त द्रव्याणाम। कृमि। कुष्ठ। द्रव्य कुष्ठ। कुष्ठ है बेटा, है कुष्ठ। ना। सप्तक गण। कृमि। कृमि। गण क्रम। सप्तक बल। राज्य क्षमता। राज्य क्षमता। सप्त धातु। विसर्प। विसर्ग। विसर्प। ठीक है ना, तो वो सब आपको पता है। तो शोध के 7 उपद्रव चरक ने बताया है। सुश्रुत में 9 बताए हैं, 2 एक्स्ट्रा जो जाते हैं श्वास के बाद, कास और हिक्का, वो 2 और जुड़ जाते हैं, तो सुश्रुत में 9 हो जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर विद्रति के स्थान कहाँ होते हैं। तो चरक के 9 स्थान है, सुश्रुत के 10 मेन ये नंबर है। और ये याद रखना कि 10 जो एक्स्ट्रा होता है वो है गुदा, मतलब गुदा को भी इन्होंने अंतर विद्रति का स्थान माना है। तो ये याद रखेंगे, 9 और 10 अंतर विद्रति के स्थान। नेक्स्ट आ जाओ अग्रे द्रव्य। तो किसके कितने हैं, तो सभी याद होंगे। चरक के 152, संग्रह के लिखे हैं 155, हृदय के लिखे हैं 55। तो ये तो सारे याद होने चाहिए आपको। तो 152, 155 और 55। नेक्स्ट आ जाते हैं कल्पनाएं। तो चरक की 5 कल्पनाएं हैं, कुछ लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, भेषज है ना, तो मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ इसको। तो बेटा कल्पनाएं जो है सुरस, कलकत, शीत और उस कल्क यानी पेस्ट जो बना लेते हो आप लोग चूर्ण का, है ना। और श्रत हो जाता है काढ़ा, जिसको बोल देते हैं हम लोग क्वाथ, वो श्रत है। शीत यानी
ठंडे जल के अंदर द्रव्यों को डाल के उनको हाथ से मसल लेना, है ना, तो तब जो चीजें प्राप्त होती हैं वो शीत है। और एक फांट है, तो उष्ण जल के अंदर चीजों को डाल देना सर, तो उसका सार वहां आ जाए तो उनको ले लेना, वो फांट होता है। डिफरेंस क्या है फांट में और शरत में या क्वाथ के अंदर? डिफरेंस ये है कि शरत के अंदर तो उबालते हो, फांट में आप उबालते नहीं हो द्रव्य डालने के बाद, बस गर्म पानी में डाल के छोड़ देते हो। ठीक है ना? तो ये 5 बेसिक कल्पनाएं होती हैं, और ये उसी क्रम में है अपनी पोटेंसी के आधार पे। तो स्वरस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद कल्प, फिर शरत या क्वाथ जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बाद शीत, और लास्ट में फांट। तो ये पांचों कल्पनाएं हैं। सुश्रुत की अगर बात करें, उन्होंने कल्पनाएं 5 की जगह 6 बताई। हाँ बेटा। सर ये जो शीत आपने बोला कि ठंडे जल में थोड़ा रखते हैं इसको, तो हम्म, रात भर रखते हैं ऐसा। ठीक है। तो एक जगह क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें दोनों ऑप्शन दिया था, कि एक दिया था कि ठंडे जल में रखना है या फिर थोड़े ल्यूक वार्म वाटर में रखना है, तो आंसर हम्म, लगवाया था थोड़ा सा गर्म वाला शीत के लिए। नहीं, वो फांट होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है, गलत लगाया हुआ। ठीक है ना बेटा, शीत में ही लगाना, तभी नाम ही इसका शीत उसी नाम पे है। क्वेश्चन शेयर करना अगर है तो। आगे देखोगे तो चरक की 5 है कल्पना है, स्वरस, कल्प, शीत और फांट। सुश्रुत की 6 है, तो एक्स्ट्रा कौन सी जुड़ी आती है? शीर कल्पना। तो शीर कल्पना को हम लोग जूस की तरह ही ले लेते हैं, स्वरस की तरह, तो इसका अंतर्भाव स्वरस कल्पना में ही हो जाता है। बाकी सुश्रुत ने शीर को स्वरस से भी ज्यादा पोटेंट माना है, ठीक है, कि सबसे स्ट्रॉन्ग शीर है, उसके बाद स्वरस, फिर कल्प, फिर शरत, फिर शीत, फिर फांट, इस तरह करके। तो सुश्रुत की 6 कल्पनाएं हैं, तो शीर कल्पना एक्स्ट्रा हो जाती है। काश्यप की अगर बात करें, इनकी कल्पनाएं 7 हैं। इन्होंने कोई क्रम नहीं बताया, तो 5 वही चरक वाली, और 2 जो एक्स्ट्रा है वो है चूर्ण और अभिशव। तो चूर्ण और अभिशव यानी मध्य कल्पना। तो काश्यप की कल्पना है 7। याद रखना, पूछा जाता है किसने बताई अभिशव या मध्य कल्पना, तो काश्यप ने। नेक्स्ट आ जाओ मधु के भेद। तो चरक 4, सुश्रुत के 8। मधु के बारे में जरूरी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो मधु दोषों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेनली चरक वाला पूछता है वैसे। तो चरक के अनुसार बोलो, कौन सा दोष बढ़ता है मधु के सेवन से? कफ शामक। कफ शामक होता शामक होता है। है। हम्म, पित्त शामक भी होता है, वायु को बढ़ाता है। कफ पित्त वायु को बढ़ाता ठीक है। है पित्त ना? शामक सर घृत नहीं होता। पित्त बेटा होता है, लेकिन अगर आपने पढ़े कफ होंगे पित्त अगर ध्यान शामक। से, तो कफ और पित्त शामक है ना, अग्रे में क्लियर लिखा हुआ है। बाकी वात को बढ़ाने वाला होता है, ये स्पेशली याद रखना। ठीक, वैसे भी सोचो धातु क्षय कराएगा, है ना, वेट कम कराता है ना मधु, तो उस तरह से भी सोचो तो वात को बढ़ाने वाला है, तो एक तो वो याद रखना है। दूसरा, सबसे भयंकर अजीर्ण जो होता है, तो आपको 2 जगह ऐसे अजीर्ण की बात की है। एक, कि अगर किसी स्त्री को प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना, मतलब आम दोष हो जाए, तो वो बड़ा मुश्किल है ठीक करना, देखा था हमने। ये कारण है कि वहां भी गर्भ भी आम है और आम दोष है, तो आप नहीं डाइजेस्ट कर सकते, उष्ण चीजें नहीं दे सकते। चलो बता दो, ये एक सवाल का जवाब। वंदना, यस सर। आपको कुछ कंडीशन बताई थी बेटा मैंने, जिसमें एक थी नागोदर, एक थी कंडीशन उपविष्टक। तो ये किस किस वजह से होती हैं, निदान बता दोगे इनके? स्पेशली कहा था वंदना, आप 4-5 लोग का नाम लिया था कि आपसे सुनूंगा मैं, शारीरिक स्थान ध्यान से सुनना। वंदना नहीं बता रही है, तो फिर सूरज। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। उपविष्टक और नागोदर 2 कंडीशन है, कौन सी कंडीशन क्यों होती है, बस ये बताना है, निदान क्या है इनका। उपष्टक। जी। हाँ, निदान बता दो क्यों होता है उपविष्टक, निदान। किस कारण से होता है? उपष्टक। मंजीता। ये जी। हम्म, बता सकते हो अगर उपष्टक आता अभी है तो। देख। मंजीता, हाँ जी सर। बोलो बेटा जल्दी, सब लोगों से कहा था, आप लोगों से, उन्हीं से जी पूछ रहा ये हूँ। जब वो हो जाए, जो गर्भ में पोषक रस की प्राप्ति नहीं होती है वृद्धि में। चलो कोई और बोल दो सर ये फिर। जब नहीं, जब गर्भ में पोषक रस का उष्ण स्राव नहीं जीव होता है। उष्ण उष्ण चलो भोजन उपविष्टक बोलो, उपविष्टक। ये स्तनपान। उष्ण ठीक उष्ण है, तीक्ष्ण आहार के प्रयोग से। उष्ण तीक्ष्ण आहार के प्रयोग से उपविष्टक। नागोदर क्या होता है? उपवास में। उपवास व्रत कर्म ठीक पराया। है, स्नेह द्वेषी स्त्री।
और ठीक है। स्नेह द्वेषी थी। हाँ, स्नेह द्वेषी और उपवास व्रत कर्म पराया। तो पढ़ाया था आप लोगों को, बहुत जरूरी पॉइंट है दोनों। खैर, वापस आ जाओ। माइक ऑफ कर दोगे? तो ये बात इसलिए आई कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिस्कशन हमारा चल रहा था मधु के बारे में, और कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो जीर्ण होता है बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग कराओगे ना, तो वहां पे एक नई कंडीशन डेवलप हो जाएगी, उपविष्टक। ठीक है, या फिर कह लो कि गर्भपात का भय है, ऐसा कह सकते हो, गर्भस्राव का भय है। और एक दूसरा होता है सबसे भयंकर जीर्ण जो माना गया, वो मधु का जीर्ण होता है, क्योंकि मधु के साथ भी आप उष्ण चीजें नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो वो याद रखना। चरक के 4 भेद हैं, मधु के सुश्रुत के 8 हैं। है ना, वैसे कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको कि आगे चल के आप जब प्रमेय चैप्टर पढ़ोगे ना चिकित्सा स्थान में, तो आप वहां देखोगे कि सारे योगों के अनुपान जो आए हैं वो मधु ही आया है ना। सोच के ऐसा लगता है कि मधु तो शायद कर देगा और डायबिटीज को और बढ़ा देगा प्रमेय को, लेकिन वहां सारे जो योग हैं सबका अनुपान मधु आया है, आप देखोगे। ठीक है, तो खैर वापस। तो चरक 4, सुश्रुत 8, भ्रामर, पौत्तिक, माक्षिक, शूद्र। हमने कोड एक देखा था, ट्रिक देखी थी हमारी, कि माता बस कक्षा में घी पीती है। ध्यान आ रहा है? तो माता बस कक्षा में घी पीती है। तो जैसे माँ से माक्षिक है, ता से तो तेलिया वर्ण था, तो देखा था हमने माता बस यानी भ्रामर, तो श्वेत बस, तो बा से भ्रामर, श्वेत। है ना, कक्षा में घी पीती है, तो निकाल लेना सारी ट्रिक में, तो इस तरह से एक कलर लिखा हुआ है नाम के साथ। सुश्रुत के 8 हैं, चरक वाले 4, प्लस छात्र ने आधी दाल ऊंधा दी, मतलब गिरा दी। तो छात्र आधी से अर्घ्य, दाल से दाल, ऊंधा दी मतलब उद्दालक। तो सुश्रुत के 8 हैं मधु के भेद, तो चरक 4 और सुश्रुत 8। नेक्स्ट आते हैं आहार भेद। चरक के 4, अशित, पीत, लीढ़, खादित, ऐसे पढ़ते हैं। भाव प्रकाश के 6, चुष्य, पेय, ले, भोज्य, भक्ष्य और चर्व्य, ऐसा करके 6 है भाव प्रकाश के। शारंगधर के भी कह रहे हैं 6 है। ठीक है, सेम जो भाव प्रकाश वाले हैं कह लो वही इनके, तब चौष्य चर्व्य यहाँ भी है। तो नंबर देख लेना, और तो खैर क्या ही देखोगे। भाव प्रकाश के वैसे मैंने आपको बताया होगा कि भाव प्रकाश वाले पूछे गए थे भेद रिसेंटली, वो क्रम पूछा गया था, जो मैंने क्रम बोला आपको, भी लिखना चाहो तो लिख लो एक बार, भाव प्रकाश का सामने लिख लो जल्दी से, चलो। चुष्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य और चर्व्य। चुष्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य और चर्व्य, चबा के खाने वाला, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कुक्षी के कितने भेद। चरक, त्रिविध कुक्षी अध्याय, कुक्षी के 3 हिस्से किए, विमान स्थान आपने पढ़ा है। वाग्भट ने कहा 4 हिस्से करो, काश्यप भी कह रहे हैं 4 हिस्से करो कुक्षी के। ठीक है, फिर उस हिसाब से भोजन करना है। उदावर्त रोग, ये काफी जरूरी है, इस पे भी सवाल पूछ चुका है, खासकर सुश्रुत के कितने भेद हैं वो स्पेशली याद रखेंगे। तो चरक और काश्यप देख रहे हो, दोनों के 6 भेद हैं उदावर्त के, चरक और काश्यप। सुश्रुत के 13 प्लस अपथ्य निमित्तज, तो ठीक कर लेना, यहाँ पे सही नहीं लिखा है, 13 प्लस अपथ्य निमित्तज यानी अपथ्य की वजह से सुश्रुत। नेक्स्ट है शुक्र दोष। तो यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल नहीं याद करना, जो बता रहा हूँ वो याद करना है। तो शुक्र दोष ऐसे याद करना आपको, सभी के 8 है, सुश्रुत के 11 है। साध्य वाले 5 कर लो, कृत साध्य 4 कर लो, 5, 4 और असाध्य वाले 2। ठीक है, उसी नंबर उल्टे कर लोगे, साध्य 5 कर लो और कृत साध्य 4 कर लो, तो 5, 4 और 2। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे आर्तव काल। तो देखा था हमने कि सुश्रुत और वाग्भट 3 रात्रि, ये रिसेंटली पढ़ा हमने बिल्कुल, सुश्रुत वाग्भट 3 रात्रि। चरक 5 रात्रि, और मॉडर्न का 3 से 5 रात्रि या दिन, मतलब दोनों को मिला दिया। तो सुश्रुत वाग्भट 3, चरक 5, मॉडर्न 3 से 5। और हारित 7 दिन, हारित 7 दिन। यहीं पे चाहो तो वो लिख लो, मॉडर्न के जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज ब्लड लॉस जो होता है वो कितना होता है, लगभग 35 ml। 45 ml। ठीक है, और रेंज में 30 से 50 ml, लगभग 30 से 50 ml, और एवरेज में 35 ml हम याद रखते हैं। नेक्स्ट है नपुंसक। नपुंसक के कितने भेद हैं।
तो अब ध्यान आ रहा होगा, रिसेंटली पढ़ाई भी हमने इवनिंग बैच में भी। तो चरक की नपुंसकता, बोलो, यहाँ नंबर नहीं लिखा, क्या लिखूंगा, क्या आंसर लगाओगे, चरक की नपुंसकता कितनी है? चार। 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 ठीक है ना। चार। और आठ क्या है? कर्म के कर्म के अकॉर्डिंग। अनुसार कर्म गर्भ ठीक की है, तो विकृतियां। कर्म के अनुसार कर्म गर्भ। के अनुसार ठीक है गर्भ बेटा, विकृति। अच्छी बात है। तो कर्म के अनुसार गर्भ की विकृति आठ है। और नपुंसकता देख लो, यहाँ चार भेद दे भी रखे हैं कि चरक की नपुंसकता चार। ध्वज उपघात जन्य है, बीज उपघात जन्य है, वृद्धावस्था जन्य है, और शुक्र क्षय जन्य है। तो ये है। सुश्रुत देख रहे हैं, सुश्रुत पांच। तो चार कहने कंडीशन ऐसी हैं जो सा शुक्र है, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। तो ये चार कंडीशन सा शुक्र है। और एक देख रहे हो अशुक्र है, षण। तो ये ध्यान रखना, षण वाली कंडीशन जो है अशुक्र है। जैसा आपने देखा होगा, अभी हमने रिसेंटली जो पढ़ा है प्रीवियस क्लास के अंदर, कि षंडा में और बंध्या में डिफरेंस देखा था। तो क्या डिफरेंस था? दल हटने चंडा लगता है। अस्थाना होती है और उपस्थित नहीं बंध्या होती है। सवस्था। तना। ठीक है ना। तो बंध्या, बंध्या साइस्तना, और षंडा जो थी वो आयस्तना। ठीक है ना। तो वो भी हम लोगों ने देखा था एक दिन। इसी तरह यहाँ भी याद रखोगे कि बाकी सारी जो चारों नपुंसकता है वो सा शुक्र है, लेकिन ये षंड जो है ये आशुक्र कंडीशन है। चाहे नर षंड हो चाहे नारी षंड हो, ये आशुक्र कंडीशन है। नेक्स्ट है क्लैव्यता। नंबर याद रख लोगे, काफी है, उससे आगे नहीं देखना। सुश्रुत के छह, क्लैव्यता सुश्रुत की छह है। इनमें भी कह रहे हैं कि मेड रोग जन्य और सहज वाली जो है वो असाध्य कंडीशन, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। चरक की क्लैव्यता कहते हैं चार। बल वृद्धि कर भाव, तो ये भी रिसेंटली देखा आपने। तो बल वृद्धि कर भाव 13 होता है। शरीर वृद्धि कर भाव चरक के चार है, वागभट के 17 है ना। और आहार परिणाम कर भाव 6 है। और यही लिखा है कि अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं। ये बात आपको वहां भी बताई थी कि हृदय में नहीं वर्णित है। तो आहार परिणाम कर भाव 6। नेक्स्ट देखिए, कोष्ठांगों की संख्या। ध्यान आ रहा है? चरक 15, और किसके 15 है बोलो, चलो अगर ध्यान आ रहा है तो। भेल के। भेल के। भेल। इसी 15 ठीक है है। ना। तो केवल चरक और भेल दोनों के 15 थे। यहाँ लिख रहे हैं कि चरक वाले में कि फुफ्फुस को कोष्ठांग में नहीं माना, कोई खास बात नहीं है, आप देख लो। सुश्रुत के कह रहे हैं 8 होता है। वाग्भट के भी 8 हैं। वाग्भट के 8 क्या, दोनों वाग्भट हमने लोग देखे थे, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। बोलो संग्रह के कितने हैं, हृदय के कितने हैं? संग्रह के 8 है, संग्रह के हृदय 8 और हृदय के 11। ठीक है, हृदय के 11 में एक्स्ट्रा कौन से थे? क्लाउडीना करके। क्लाउडिना, क्लोम, डिम और नाभि। ठीक है। हाँ। तो क्लोम, डिम और नाभि, ये तीन एक्स्ट्रा थे। तो क्लाउडिना करके हमने एक ट्रिक देखी थी वहां, तो क्लाउडिना। ठीक है। तो संग्रह के जो है वो कम है, 8 है। हृदय के जो है वो 11 है। तो क्लाउडिना करके हम ट्रिक देखी। काश्यप के देख रहे हो 13 है। तो इसमें भी देखा था, अब एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि इन्होंने शायद इस अधरगुद और उत्तरगुद और उत्तरगुद की अधरगुद जगह, को नहीं माना, हाँ एक्स्ट्रापोलेशन माना है, तो ठीक एक है, कर उन दिया होगा। दोनों की जगह क्या गुद लिख बोला दिया था। था, पुरुष को नहीं पुरुषाधार माना नहीं माना, ऐसा था। और पुरुष वाले को नहीं माना। ठीक है बेटा, पुरुषाधार नहीं माना है ना। 13 हो गए थे काश्यप के। देख लेना, आपको सब पढ़ाया है रिसेंटली, वरना डिटेल में जाऊंगा नहीं, जैसा मैंने कहा कि मान के चल रहा हूँ कि पढ़ा है तो आपको आता होगा। नेक्स्ट देख लो, नंबर ऑफ आशा। तो आशा कह रहे हैं किसके कितने होते हैं, तो सुश्रुत के 7 हैं। स्त्रियों में कह रहे हैं आशा 8 है। चलो बताओगे मुझे कि स्तन्य आशा का प्रथम उल्लेख किसने किया? शारंगधर। शारंग। शारंगधर। और शारंगधर। स्तन्य है श्रोतस, सुश्रुत। 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 ठीक सुश्रुत। है, तो नहीं लिखा, लिखा है तो लिख लोगे, नहीं बताया कर दो। स्तन्याशय बाय शारंगधर, और स्तन्य वह श्रोतस बाय सुश्रुत। ठीक है, श्रोतस सुश्रुत का है, आशय जो है वो शारंगधर का है। तो आशय सुश्रुत के साथ, स्त्रियों में कह रहे हैं 8 है। काश्यप के भी सामने लिखा है 7 होता है, देख लेंगे। काश्यप के साथ का ध्यान है, एक आपको बताया होगा कृमि कृमि आशय आशय। हाँ, कृमि आशय, वो रम्य। याद रखोगे। और वाग्भट के साथ बताए होंगे, तो उसमें आपको क्रम कहा होगा, वो रोको आप ही पका बम, ऐसा करके याद किया था हमने। ठीक है, तो वो भी याद रखना, रोको आप ही पका बम। तो वाग्भट के साथ हैं उनके भी। नेक्स्ट है बेटा त्वचा के भेद।
तो पहला सवाल तो ये आता है कि त्वचा किस धातु की उपधातु है, ये बताओ। मांस। मांस की। ठीक मांस है। की त्वचा है। बस ठीक है बेटा, वसा और छह त्वचाएं तो ये मांस से बनती हैं, तो वो याद रखोगे। त्वचा के भेद देख लोगे। अभी कई लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपका जो शुरू हुआ है पोर्शन सुश्रुत वाला, तो अगली क्लास तक आते आते आप ये पोर्शन पढ़ चुके होगे सब कुछ, है ना। तो आज तो फिलहाल नंबर याद रख लेना आप लोग, जिनको याद है वो जवाब दे सकते हैं। तो त्वचा के भेद चरक के 6 हैं, सुश्रुत के 7 हैं। ठीक है। चलो मुझे बता दोगे शेफाली, जी सर। चरक की किस त्वचा में अरुंशिका होती है? चरक में अ, सर तो उसका कोड था सर याद। मुस्कान। उदक में। षष्ठी है सर। ठीक है। तो छठी त्वचा लास्ट में। ठीक है, देख लेना, वहां त्वचाएं पढ़ा रखी हैं। चलो नेक्स्ट बता दोगे मुझे ज्योति। हाँ जी सर। बेटा सुश्रुत के अनुसार किस त्वचा में अर्श और भगंदर होते हैं? लास्ट। कौन सी है लास्ट? पूरी मानसरा। नहीं, मानसरा के लिए तो मांसधाराई। ठीक है, मानसरा ही है। मांस धरा ही है, आलसी टवेरा में ऐसा कोड था हमारा। ठीक है ना। तो जिनको नहीं याद जी बेटा सर। कोई बात नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं कर, अभी जिन्होंने पढ़ा है जाकर रिवाइज कर लेना। तो चरक की 6 है और सुश्रुत की 7 है त्वचा। नंबर याद रखोगे फिलहाल तो। और अष्टांग संग्रह की 6 है, कह रहे हैं हृदय की 7 है, तो वो भी देख लेना। संग्रह की यहाँ भी कम ही है, त्वचाएं 6 है, संग्रह की 7 है। और आधुनिक मतानुसार सर संग्रह की संग्रह की 6 है 6 और है। हृदय की 7 है आपने। ये हाँ है और हाँ संग्रह। हाँ बेटा ये तो लिखा है, संग्रह की 6 हृदय की 7। सर यहाँ सर संग्रह उल्टा की 7 लिखा है है, हृदय की संग्रह सर की 7 साथ। उल्टा लिखा है सर। आप ये कहना चाह रहे हो सर संग्रह संग्रह। आपने की करेक्ट 6 है, करवाया है। संग्रह की 6 है और हृदय की 7 है। हाँ तो यहाँ वही। अपोजिट लिखा है, ऊपर अच्छा, नीचे नीचे। नहीं यहाँ तो मेरे नोट्स में तो ठीक ही लिखा है ना, जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। जी यस सर। सर, यस सर। ठीक है ना ये तो, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, अगर कुछ और था ठीक कर लो, क्योंकि मैं बुक में नहीं देख रहा हूँ, मैं इसी में देख रहा हूँ, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह की 6 है और हृदय की 7 है, मतलब यहाँ करेक्ट लिखा है कुल मिला के, अगर कुछ और था तो वो ठीक कर लेना, है ना। तो 6 और 7 आधुनिक के साथ है। धमनियों की बात करें तो चरक की 200 है धमनियां, और सुश्रुत की 24 है धमनियां। चरक 200 और सुश्रुत 24। नेक्स्ट आ जाओगे कुष्ठ के भेद। अब निदान स्थान सबने पढ़ लिया, तो ये नंबर तो एटलीस्ट याद ही होंगे। तो कुष्ठ के भेद जो है चरक के 7, 18 असंख्य, और सुश्रुत के, बोलो। 7 11 7 18। 11 18। ठीक है, तो चरक के 7, 18 संख्या, और सुश्रुत के 7, 11, 18 लिख लेना ठीक से, 7, 11 और 18। और भेल के या बाकी सभी के 18 ही भेद हैं। लिख रहे हैं 9 साध्य और 9 असाध्य। नेक्स्ट देखोगे उन्माद के भेद। तो चरक के 5 लिखे हुए हैं और सुश्रुत के 6 लिखे हुए हैं। नहीं, जब माधव के भी 6 लिखे हैं सुश्रुत की तरह। तो नंबर तो याद रखोगे। बाकी सुश्रुत के 6 कौन से हैं? सुश्रुत के तो चरक वाले कह रहे हैं VPKS, और आगंतुज के उन्होंने दो। वीपीकेएस, हाँ आगंतुज। विशज और मानस। हाँ मानस ठीक है। भी। तो विषज और मानस, तो ये ना 5 नहीं है इनके जैसे, मतलब 4 है VPKS, ये 4 प्लस आगंतुक नहीं है, आगंतुक की जगह या कह लो आगंतुक 2 प्रकार के, विषज और मानस, ऐसा करके विषज और मानस उन्माद के भेद। ठीक है, यहाँ सही नहीं लिखा हुआ है, 5 की जगह 4 कर लो, चरकों 4 प्लस विषज और मानस, ऐसा करोगे। माधव कर करके यार 6 ही है सुश्रुत के जैसे। चलो टाइम ब्रेक का हुआ, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे सेशन। थैंक यू। 10 मिनट।